नमस्कार, स्वागत है आपका 5 का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। घड़ी में शाम के 5 बजने वाले ऐसे में दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर आपके सामने एक बार फिर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मिडिल ईस्ट के महायुद्ध की खबर से, जो लगातार 6वें दिन भी जारी है। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है और कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दिन ब दिन ये युद्ध आक्रामक होता जा रहा है, जिसका वर्ल्ड वाइड जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो बहुत गहरा पड़ रहा है। किस तरह का पड़ रहा है वो भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे उस खबर के बारे में भी जो कि बिहार से जुड़ी हुई है, पटना से जुड़ी हुई है, जहां पर पिछले 2 दिनों से जिस तरह से उठापटक चल रही थी राज्यसभा के लिए, आखिरकार नाम तय हो चुका है और नाम तय हुआ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। जी हां, नीतीश कुमार वही चेहरा जिसके चेहरे पर विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था और अब उनको राज्यसभा में भेजा जा रहा है। ऐसे में बिहार में राजनीतिक तौर पर समीकरण किस तरह से बदले हैं वो भी दिखाएंगे और दिखाएंगे समीकरण छत्तीसगढ़ के भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ से भी नाम तय हो चुका है, नामांकन दाखिल हो चुका है। नामांकन का आज आखिरी दिन था। फूलो देवी नेताम और लक्ष्मी वर्मा दोनों ने ही नामांकन दाखिल कर दिया है और तीसरा किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया, यानी कि ये तय हो चुका है कि दोनों को ये सीटें मिलने जा रही है। वही आपको दिखाएंगे चौथी खबर बस्तर से। बस्तर में नक्सलवाद की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में जैसे जैसे 31 मार्च नजदीक आ रही है वैसे वैसे सफलता लगातार बढ़ती जा रही है। एक और कामयाबी मिली है, क्या वो कामयाबी है वो भी दिखाएंगे। और देखने वाली खबर आज शाम 7 बजे की है, क्योंकि आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेमीफाइनल का मुकाबला होने जा रहा है, जहां पर आज का मुकाबला यह तय करेगा कि फाइनल का मुकाबला कौन खेलेगा। तो इन 5 खबरों पर बारी बारी से बात करेंगे, डिटेल से आपको बताएंगे इन खबरों के बारे में। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले अमेरिका, इजराइल और ईरान के उस हमले की खबर से, जिसका 6वां दिन है। लगातार पिछले 6 दिनों से धुआंधार एक दूसरे पर बमबारी, मिसाइलों से हमले जारी है। ना ही ईरान रुक रहा है, ना ही इजराइल रुक रहा है। इधर ईरान अमेरिका के दूतावासों पर, साथ साथ इजराइल के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहा है। तो वही एक तरफ से मिडिल ईस्ट के जो देश है, अरब के जो देश है ईरान, वहां पर अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं उसको भी नहीं बख्श रहा है। अमेरिका ने भी अब अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी है और अब अमेरिका ये कह रहा है कि अगर हम ईरान पर हमला नहीं करते तो उल्टे ईरान हम पर हमला करने की तैयारी में था। उसने अपनी तैयारी कर ली थी और इसीलिए हमको ये हमला करना पड़ा है, क्योंकि ईरान की एयरफोर्स, नेवी लगातार हमला करने को लेकर तैयारी कर रही थी। और ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान की एयरफोर्स, नेवी को हमने नष्ट कर दिया है। संघर्ष के शुरुआती दिनों से ही लगातार अमेरिका हावी पड़ रहा है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खुमनेई समेत कई वरिष्ठ नेता ईरान में मारे जा चुके हैं। भले ही अमेरिका कह रहा हो कि वो हावी पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है, लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो पीछे नहीं हटेगा और जंग चूंकि अमेरिका ने शुरू की है तो इसका बदला भी वो लेगा, उसको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन देखिए, जो हार्बुज रूट है जहां से दुनिया भर में तेल की सप्लाई होती है, उसका भी अब कहीं ना कहीं इंपैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। और इस बीच डॉक्टर राम श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। श्रीवास्तव जी, आपसे समझना चाहते हैं आखिर ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा और कितनी तबाही होगी और आगे जाकर किस तरह से इसका जो वर्ल्ड वाइड इंपैक्ट है वो देखने को मिलेगा। देखिए, तबाही तो मच रही है और काफी मचेगी, ऐसा अनुमान है कि ये युद्ध कम से कम 1 महीने तो चलना ही चाहिए, क्योंकि जिस ढंग से ईरान प्रतिरोध कर रहा है और इजराइल और अमेरिका अपनी जिद पड़े हुए हैं, तो विनाश तो निश्चित है। लेकिन इस खतरनाक मौके पर जो भारतीय जो मर्चेंट नेवी के कुछ लोग जो हुए हैं उनकी आत्मा के लिए शांति प्रदान करते हैं। आशीष कुमार जो कैप्टन थे एक मर्चेंट नेवी में, उनके जहाज पर ड्रोन से अटैक किया, जो कि दोहा के पास खड़ा हुआ था और उसमें वो शहीद हो गए। अब इस तरह से अगर युद्ध चलता रहा अनदेखा, जैसे एक जो है ईरानी फ्रिगेट को श्रीलंका के पानी में उन्होंने टॉर्पीडो से उड़ा दिया। अब ये तो अंतर्राष्ट्रीय जल था और वहां पर किसी तरह से कोई खतरा नहीं था अमेरिका को, न इजराइल को। उस जहाज को गिराने का क्या मतलब था? देखिए, विशाखापट्टनम में वो जहाज आया था, वहाँ 54 देशों का प्रदर्शन हो रहा था नेवी के उसमें,
और वो लौट के जा रहा था। तो 2 जहाज थे, एक को तो शायद श्रीलंका ने अपने पानी के अंदर ले लिया, लेकिन दूसरे जहाज को उन्होंने उड़ा दिया। उसमें 83 लोग जो है डूब गए और 40 लोगों को जैसे तैसे बचा लिया गया। और श्रीलंका की एक तरफ तो नेवी ने देखिए डूबते हुए लोगों को जीवन दान दिया, उनको बचाया, और दूसरी तरफ जो है अमेरिका, जिसका कि यहाँ पर कोई लेना देना नहीं था, किसी तरह कोई अशांति नहीं थी, विश्व का यहाँ पर युद्ध का कोई खतरा नहीं था, वहां पर उन्होंने उसको गिरा दिया। तो इससे ये पता सवाल इसी लगता है। बात को लेकर है श्रीवास्तव जी, जिस तरह से अमेरिका की दादागिरी चल रही है वर्ल्ड वाइड, यहाँ पर जब बात आती है गुटनिरपेक्ष देशों की, तो उस वक्त यहाँ पर ये जो भूमिका है बाकी देशों की, वो सवालों के घेरे में खड़ी हो जाती है, क्योंकि अब तक के इसको लेकर कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा है। तो क्या अब वो वक्त आ चुका है कि जो बाकी देश है वो भी अब खुलकर सामने आएंगे और कहीं ना कहीं अब उनको भी अपनी शक्ति दिखाने का जो जरूरत है वो महसूस होने लगेगी? देखिए, कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं भारत से यात्रा खत्म करके सीधे कहाँ गए? ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कितनी आलोचना की है इनकी अमेरिका की, और क्लियर कट कहा है असंवैधानिक है और इरेशनल है और बहुत कुछ बोला है उन्होंने। उधर देखिए नाटो के देश ने, स्पेन ने जो है क्लियर कट इसका विरोध किया है, अंतर्राष्ट्रीय जो है आतंकवाद फैला रखा है। उधर जो है डेनमार्क भी बड़ा नाराज है, ग्रीनलैंड अपने की तैयारी में है अमेरिका। तो ये जो ट्रंप की नीति है ये एक बर्बरता के अलावा और इसको कुछ नहीं कहा जा सकता है। हमारे प्रधानमंत्री ने यद्यपि कहा था आज का युग जो है, युद्ध से कोई समाधान नहीं निकल सकता सिवा विनाश के, और यहाँ जो है डिप्लोमेसी और डायलॉग से बात करना चाहिए थी। अगर देखा जाए तो ईरान 3 वार्ताएं विफल हो गई थी, चौथी वार्ता के लिए नाटो की भूमिका को लेकर भी बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए नाटो के देश में विघटन हो रहा है, अब वो अमेरिका के पक्ष में अब नहीं है, क्योंकि अमेरिका की जो नीति है वो क्या है कि जैसे यूक्रेन के मामले में अमेरिका का क्या कहना था नाटो के देशों के कि तुम अमेरिका से हथियार खरीदो, उन हथियारों को यूक्रेन को बेचो। अरे भाई, तुमको अगर बेचना तो सीधे यूक्रेन को बेचो ना। उन्हें मालूम था यूक्रेन तो कंगाल हो चुका है। तो एक तरह से वो सभी देशों का शोषण कर रहे हैं, ये बात धीरे धीरे उजागर हो रही है। यही एक कारण है, कोई डर के मारे बोले या ना बोले, मनी मन सब जो है ट्रंप की, खासकर उनकी नीति की आलोचना कर रहे हैं। आज उन्होंने पहले टैरिफ बम फोड़ा और पूरी दुनिया में कुछ देश ऐसे श्रीवास्तव साहब जो कि अब ईरान के सपोर्ट में भी आ रहे हैं, जो नाटो से जुड़े हुए भी है, लेकिन बड़ा मसला इस बात को लेकर है, चिंता का विषय ये बना हुआ है कि जो तेल है, तेल का जो आयात है वो प्रभावित होने जा रहा है। अभी आप देखेंगे कई जगहों पर तेल कम मिल रहा है या बंद हो चुका है। ऐसे में इसका भारत समेत बाकी जो देश है उन पर किस तरह का गहरा असर पड़ेगा? भारत में तो 25 दिनों तक के लिए तेल का पर्याप्त भंडार है और मुझे नहीं लगता कि 25 दिन तक ये युद्ध चलेगा। हाँ, अभी इमीडिएटली जो आपको परेशानी भारत में होगी वो ये होगी, जो सीएनजी है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, उसका प्लांट जो है सऊदी अरब, कतर ने बंद कर दिया है, तो 40% कट उसमें हो जाएगा। तो जो हमारे गैस सप्लाई सिस्टम है उसमें इमीडिएट असर पड़ सकता है। लेकिन ये युद्ध 25 दिन तो क्या चलेगा, पर हालत ये है कि नाटो के देशों को इसको सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी तेल सप्लाई जो कहाँ से होती थी, 30% तेल चाइना को जाता था, कहाँ से? ईरान से, एक फारस की खाड़ी से, जलडम रूमन से। इसको बंद कर दिया है हॉर्मुज के स्टेट को, तो इसको बंद होने से जो है सप्लाई चेन तो बिगड़ गई। अब भारत के लिए चिंता इसलिए नहीं है, तेल थोड़ा महंगा जरूर होगा है, जो है ना तो ऐसा ऊपर थी, ना इराक के लोगों की उनको चिंता है, ईरान के लोगों की चिंता है। वो कुर्दिस्तान के लोगों को हथियार बांट रहे हैं, जैसे इराक में जाकर वो लूटपाट करें। और ना केवल इतना, अभी की स्थिति तो ये है कि अब भारत को जो तेल आएगा कहाँ से आएगा, वो लंबा चक्कर लगाकर दक्षिण अफ्रीका। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है भारत के लिए भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में जो स्थितियां बन रही है उससे तो यही लगता है। हालांकि रूस जरूर ऑफर कर रहा है कि हम तेल देने को अब भी तैयार है, लेकिन फिर हमारी जो अमेरिका से डील हुई है उस पर सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी। तो मिडिल ईस्ट में जिस तरह का युद्ध चल रहा है, ऐसा ही एक युद्ध जैसी स्थितियां अंदर खाने बिहार में चल रही है। क्यों? क्योंकि बिहार में
राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार ने अपना नामांकन भर दिया। नीतीश कुमार जो कि मौजूदा समय में बिहार के मुख्यमंत्री है, 10वीं बार के मुख्यमंत्री है और जनता को उनका चेहरा दिखाकर विधानसभा में उनसे वोट लिए गए और आश्वस्त किया गया कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन अब यह बदलाव हो चुका है और इस बदलाव को जेडीयू के नेता और बिहार की जनता स्वीकार नहीं कर रही है और इसी वजह से चाहे वो सीएम हाउस हो, चाहे सड़कों पर हो या पार्टी के अंदर या बाहर हो, लगातार मुखर होकर जेडीयू के नेता ये कह रहे हैं। हाँ, जरूर ये बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशान, उनको डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा। लेकिन अब सीएम का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर पेच फंसा हुआ है और इसमें जो नाम चल रहा है सबसे आगे वो चल रहा है जो डेप्यूटी सीएम मौजूदा समय में बिहार के हैं सम्राट चौधरी, उनका नाम चल रहा है और साथ साथ इसमें कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय, उनको भी पार्टी मौका दे सकती है क्योंकि वो पीएम के और गृह मंत्री के करीबी माने जाते हैं और सामाजिक तौर पर जो समीकरण बैठते हैं उसके हिसाब से भी वो बहुत मुफीद चेहरा है। इस तरह की बातें अब सामने आ रही है, लेकिन देखना होगा कि किसके चेहरे पर मुहर लगती है। लेकिन फिर भी सवाल इसी बात पर आता है कि आखिरकार जो बिहार की जनता से कहा गया था कि सीएम हमेशा के लिए नीतीश कुमार को ही चुना जा रहा है, और इस बीच हमारे साथ प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। प्रेम कुमार जी, ये तो उस तरह की स्थिति हो गई कि आपने ऑफर में कुछ कहा और डिलीवर कुछ किया और बाद में फिर आप अपनी शर्तों से मुकर गए कि आपने कह दिया शर्तें लागू। देखिए, बिहार में वैसे भी कब क्या हो जाता है कोई जानता नहीं है। नीतीश कुमार एक ऐसा कदम उठा रहे हैं जिस बारे में बहुत लोगों को अनएक्सपेक्टेड है और जेडीयू में इसका विरोध हो रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, रो भी रहे हैं। बीच में आपको रोकना चाहूंगा, आपने कहा कि ये उठा रहे हैं, पर अंदर खाने से तो खबरें आ रही कि नीतीश कुमार तो चाहते नहीं है, उठवाया जा रहा है कदम। तो जरा अंदर खाने की राजनीति क्या चल रही है, क्या खिचड़ी पक रही है, क्या उस समय ही तय हो गया था रिजल्ट के बाद कि इस तरह से हम आगे करने जा रहे हैं? देखिए, कुछ लोग तो ये मानते हैं कि ये पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी और दरअसल कई ऐसे मौके आए जबकि भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के अनुसार जेडीयू के सांसदों ने संसद में अपनी बात रखी, खास करके वो इशू जो मुसलमानों से जुड़े। तो लेकिन बाद में ऑफिशियल स्टैंड लेकर के उसको किसी तरह से लिपापोती की गई थी। जो सवर्ण लीडरशिप जेडीयू में रहा है उसका झुकाव उस पर एक तरह से बीजेपी का कब्जा रहा है और जेडीयू में लव कुश का जो बेस वोट बैंक है नीतीश कुमार का, वो उस वोट बैंक पर एक तरह से प्रेम कुमार जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी, अपनी बात पूरी करें सर। जी, तो पार्टी के भीतर दो लाइन स्पष्ट रूप से है और ये लाइन लव कुश की पॉलिटिक्स करने वाले और दूसरा सवर्ण लीडरशिप का है। तो जेडीयू पर बीजेपी का प्रभाव जो है बढ़ता चला गया और आज पता नहीं क्यों नीतीश कुमार कॉम्प्रोमाइज दिख रहे हैं। ये बात जेडीयू के लोगों को समझ में नहीं आ रही है। लेकिन ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है, इसके पीछे की वजह क्या नीतीश कुमार का स्वास्थ्य माने, क्या भविष्य की राजनीति माने, किस तरह से इसको हम देखें और अगला सीएम का चेहरा कौन हो सकता है? ये पहली बार है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य इसकी वजह बिल्कुल नहीं है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में पहले से भी ऐसी बातें हो रही थी, फिर भी चुनाव के बाद नीतीश कुमार को भागदौड़ सौंपी गई। सच तो यह है कि स्वास्थ्य के नाम पर उनको जितना कोसा गया, जनता की सहानुभूति नीतीश कुमार को उतना ज्यादा मिली और आज भी स्वास्थ्य को फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर है कि लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार लंबे समय से मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनके यहाँ के फैसले कोई और ले रहे थे। तो ये क्यों ले रहे थे, इसके पीछे क्या कारण है? बहुत सारी बातें। हाल फिलहाल में एक मेडिकल छात्रा की हॉस्टल में मौत हुई थी जिसमें बहुत तरह की बातें हुई, जिसमें एक पुलिस अफसर ने तो नीतीश कुमार के बेटे पे इल्जाम लगाया कि वही इसके पीछे है, लेकिन उस पुलिस अफसर को ही जेल में डाल दिया गया।
तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ लोग इशारा करके बोलते हैं कि कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हुए नीतीश कुमार जी। लेकिन हालात अब कैसे संभलेंगे ये देखना होगा कि क्या पार्टी और जनता स्वीकार करेगी नीतीश कुमार के अलावा किसी और को सीएम के तौर पर, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रेम जी। तो प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बिहार से जुड़े थे, जो बता रहे थे बिहार के हालात के बारे में और आने वाले समय में क्या सिचुएशन बन सकती है उसके बारे में, संभावनाएं क्या बनती है उसके बारे में। और चलिए बिहार के बाद बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां पर राज्यसभा के लिए नामांकन आखिरकार दाखिल हो गया। बीजेपी की तरफ से लक्ष्मी वर्मा, तो इधर फूलो देवी नेताम ने कांग्रेस की तरफ से अपना नामांकन दाखिल किया। लक्ष्मी वर्मा के साथ सीएम विष्णुदेव साय, किरण सिंहदेव और साथ साथ भाजपा के कई दिग्गज मौजूद रहे। तो वही इधर सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैज फूलो देवी नेताम के साथ नामांकन के दौरान मौजूद रहे। तो खास बात रही कि दोनों ही दलों ने इस बार महिला को मौका दिया है, प्रतिनिधित्व दिया है और निर्विरोध दोनों का चुना जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि जो विधायकों की संख्या है जितनी चाहिए राज्यसभा के लिए उसके मुताबिक 31 चाहिए एक सीट के लिए। तो चूंकि कांग्रेस के पास 34 विधायकों की संख्या है, जबकि बीजेपी के पास 54 विधायकों की संख्या है। ऐसे में अगर कैलकुलेशन निकाला जाए, समीकरण निकाले जाए तो दोनों को एक एक सीटें मिलना तय है। और पिछली बार भी जिस तरह से देखा था कि राज्यसभा के लिए जो 3 नाम गए थे, चूंकि वो बाहरी थे, उसको लेकर कांग्रेस को किरकिरी झेलनी पड़ी थी, विपक्ष के निशाने पर थी। हालांकि फूलो देवी नेताम मौजूदा समय में भी राज्यसभा की सांसद हैं और चूंकि उनके रिटायरमेंट के बाद, उनके जगह खाली होने के बाद ही, केटीएस तुलसी उनके जाने के बाद ही ये जो सीट है वो खाली हो रही थी। ऐसे में एक बार फिर से उनको दोहराया जा रहा है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मोहम्मद हसन हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। मोहम्मद हसन, आपसे समझना चाहते हैं फूलो देवी नेताम के नाम पर ही क्यों मुहर लगाई कांग्रेस ने? क्या कोई और महिला नेत्री को लेकर कोई विचार विमर्श हुआ था? क्योंकि और भी कई नामों को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन क्या बीजेपी ने चूंकि महिला को उतारा इसलिए भी ये जरूरी हो गया था कि फूलो देवी नेताम को मौका दिया जाए? बिल्कुल सनी, देखिए अगर राज्यसभा को लेकर के बात करें तो खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्मी वर्मा को जो है अपना ओर से कैंडिडेट बनाया। इसके पीछे कई बड़ी वजह है। लक्ष्मी वर्मा जो है काफी पुरानी है पार्टी की, पार्षद से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष तक का उन्होंने सफर पार्टी में किया है, अलग अलग दायित्वों पर रही है। इसके अलावा विधानसभा और कहीं ना कहीं उन्हें सांसद का भी मौका मिला था, हालांकि उन्हें निराशा जो है उनके हाथ लगी थी। इसके बाद अब कहीं ना कहीं पार्टी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए राज्यसभा में जो है वो मौका दिया और महिला सशक्तिकरण देखने को मिला कि एक महिला कैंडिडेट को बीजेपी ने उतारा है। वहीं दूसरी ओर अगर कांग्रेस की ओर से बात करें तो लगातार ये बात सामने आ रही थी कि स्थानीय किसी को मौका मिलेगा या कहीं और किसी और प्रदेश से किसी को मौका दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही महिला का नाम सामने आया बीजेपी से, तो ये बात साफ थी कि कांग्रेस से एक बार फिर से फूलो देवी नेताम के नाम पर मोहर लगेगी। इसके पीछे बड़ी वजह है क्योंकि फूलो देवी नेताम काफी पुरानी पार्टी की कार्यकर्ता है, कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी जिम्मेदारी निभा चुकी हैं, छत्तीसगढ़ में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, अनेकों पद पे रही हैं और इसके पहले भी राज्यसभा में उनका परफॉर्मेंस जो है वो काफी बिल्कुल अच्छा जाहिर सी देखने को बात मिला। है, लगभग 30 से 40 साल की राजनीति का एक लंबा वक्त उनका रहा है। इसके पहले विधानसभा में भी बलौदाबाजार से विधायक के लिए टिकट के लिए उनका नाम चल रहा था, लेकिन नहीं मिला टिकट। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से ही है, जो कि बीजापुर से जुड़ी हुई है। नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ और देश को मुक्त होने के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि 31 मार्च का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जवानों की जो सक्रियता है वो और बढ़ती जा रही है। और इसी का नतीजा है कि दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 5 लाख के इनामी नक्सली राजेश पुनेम को ढेर कर दिया है। पुलिस ने मौके से एसएलआर, इंसास राइफल, पिस्टल समेत बड़ी मात्रा में हथियार, नक्सली सामग्री बरामद की है। इसकी पुष्टि एसपी गौरव रॉय ने की है। इसके अलावा नक्सल संगठन को बड़ा झटका भी लगा है, क्योंकि माओवादियों का ब्रेन कहे जाने वाले गणपति को नेपाल से गिरफ्तार किए जाने की खबर भी सामने आ रही है। तो एक तरफ गणपति की गिरफ्तारी और एक तरफ इस नक्सली को जवानों ने ढेर किया है। इसके पहले कई बड़े नामी नक्सली या तो सरेंडर कर चुके हैं या तो ढेर हो चुके हैं। ऐसे में लगभग नक्सलियों के जो बड़े चेहरे हैं वो या तो मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सरेंडर कर चुके हैं या तो फिर मारे गए हैं। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे जगदलपुर के संवाददाता जीवानंद हल्दर भी जुड़ चुके हैं।
जीवानंद, एक बड़ी उपलब्धि सामने आ रही है कि एक तो 5 लाख का इनामी नक्सली राजेश पुणे मारा गया, लेकिन दूसरी खबर जो है वो ये कही जा रही कि गणपति को नेपाल से गिरफ्तार किया गया। इस खबर के बारे में क्या और जानकारी, क्या इनपुट सामने आ रहा है? जी सर, आपको बता देना चाहूंगा कि जिस तरह से ये आज जो खबर आई है कि ये जो नक्सली जो शीर्ष नेता कहा जाए यानी सेंट्रल कमेटी के जो सचिव रहा है, क्योंकि इनकी स्वास्थ्य के खराब के कारण बसपा राजू को सेंट्रल कमेटी के सचिव बनाया गया था और ये अचानक जो है भूमिगत हो गया था। बताया जा रहा था कि ये नेपाल में शिफ्ट हो गया था और जैसे ही बस यहाँ जो देवा है जब सरेंडर हुआ है, उसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा था कि कोई बड़े नक्सली लीडर जो बचे कुचे हैं उन्हें भी सरेंडर किया जाए, लेकिन जो तेलंगाना पुलिस की जो पहल से ये पता चला कि जो सेंट्रल कमेटी जो सचिव रहा गणपति वो नेपाल में है, तो जहां से उन्हें लेके आ गया है और बहुत जल्द जो है मीडिया के सामने पेश करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये जो गृह मंत्री अमित शाह जी के जो उनका जो संकल्प था कि 31 मार्च 2026 तक के जो नक्सल खत्म करने की जो संकल्प था, वो कहीं ना कहीं अभी अंतिम प्रहार माना जाता है कि बिल्कुल। लेकिन गणपति को लेकर कितना इनाम था और उसके इस तरह से गिरफ्तार होने के बाद कितना ज्यादा असर पड़ेगा ये देखना होगा। बहरहाल समय हमें रोक रहा है। जीवानंद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और 5 का पंच की 5वीं और आखिरी खबर है T20 वर्ल्ड कप से, जहां पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच महामुकाबला शाम 7 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है और जिसको लेकर सभी जगहों पर तैयारियां तेज हो चुकी है समर्थकों के बीच में और हर कोई चाहता है कि भारत T20 का वर्ल्ड कप इस बार उठाए और इसीलिए सेमीफाइनल का जीतना बहुत जरूरी है। हालांकि इसके पहले के जो मुकाबले हुए हैं इसका अगर रिकॉर्ड देखें तो यहां पर भारत के लिए पलड़ा थोड़ा सा हल्का है क्योंकि इंग्लैंड हमसे भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं कि हमारे जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो युवा खिलाड़ी हमारे हैं, उनमें से ऐसे बहुत से हैं जिनका कि होम ग्राउंड जो है वो वानखेड़े स्टेडियम है, तो उसका एक फायदा हमको मिल सकता है। चाहे सूर्य कुमार हो, ईशान किशन हो या फिर अभिषेक हो, सभी का ये होम ग्राउंड है। और इस बीच हमारे साथ अजय रमनानी जी जुड़ चुके हैं, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी रणजी के। और अजय जी, आपसे समझना चाहते हैं कि किस तरह से आज का मुकाबला देख रहे हैं, कितनी टक्कर है भारत के सामने? देखिए, टक्कर तो निश्चित ही होने वाली है क्योंकि इंग्लैंड की टीम ने जो आखिरी 2 मैच खेले उसी से दिख रहा है कि वो काफी संतुलित हो गई है और काफी यूज टू हो गई है। और मुकाबला जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता वो काफी सराहनीय था। तो ये भारत और इंग्लैंड का मुकाबला अच्छा होने वाला है। कांटे की टक्कर होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि दोनों टीमों में इक्वली बल्लेबाजी है, इक्वली बॉलिंग है। इंग्लैंड में भी 3 तिकड़ी है जो स्पिन गेंदबाजी बहुत अच्छी है उनकी, फिर उनके पास बल्लेबाजी में सॉल्ट है, ब्रूक कप्तान है, वो भी बहुत अच्छे बल्लेबाज है, बटलर है। इंडिया के पास भी काफी अच्छी बल्लेबाजी है, तो ये मुकाबला काफी कांटे का होगा ऐसा लगता है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन टीम इंडिया भी कमतर बिल्कुल भी नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय रमनानी जी। तो शाम 7 बजे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का यह महामुकाबला होगा। इससे जुड़ी हुई पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल 5 का पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।